नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्राचीन और पौष्टिक अनाज को फिर से मिलेगी खाने की थाली में जगह। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने की जागरूकता फैलाने की पहल। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 की समय अवधि तक पूर्व में शुरू किए गए कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला का आयोजन। केंद्र का राज्य सरकारों को पोषक तत्वों से भरपूर चावल के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्देश। गुजरात सरकार ने कार्यशाला आयोजित कर देश की पोषण सुरक्षा रणनीति में इसके महत्वपूर्ण योगदान का किया उल्लेख। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन सफलतापूर्वक जारी। पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंगलवार को विश्व डेयरी सम्मेलन में लिया भाग। भारत में 48 साल बाद होने वाले सम्मेलन को मंत्री ने भारत के नजरिए से बताया अत्यंत महत्वपूर्ण। लंपी वायरस के कारण देश भर में अब तक 67,000 से अधिक मवेशियों की मौत। हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम। राज्यों के साथ संवाद पर केंद्र की स्थिति पर पैनी नजर। और मुख्य समाचार के बाद आइए जानते हैं आप खबरें विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 की समय अवधि तक पूर्व में शुरू किए गए कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। इस आयोजन के अंतर्गत प्राचीन और पौष्टिक अनाज को फिर से खाने की थाली पर लाने और जागरूकता फैलाने की पहल की गई है। विभिन्न संगठनों द्वारा कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल माध्यम बन गया है। माई गवर्नमेंट पर जुड़े इससे जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया जा चुका है, कुछ वर्तमान में जारी हैं और कई अन्य का देश के परिकल्पनात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को साकार रूप देने के लिए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर शुभारंभ किया जाएगा। प्रतियोगिताओं का विवरण माई गवर्नमेंट वेबसाइट www.mygovernment.in पर उपलब्ध है। 5 सितंबर 2022 को इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ विषय के साथ चित्रकथा डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है और इसका उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित करना है। प्रतियोगिता 5 नवंबर 2022 को समाप्त होगी और इसे अब तक काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज 10 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। ये पहल युवा सोच को मोटे अनाज के इकोसिस्टम में मौजूदा समस्याओं के लिए तकनीकी व्यवसाय समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये इनोवेशन चैलेंज 31 जनवरी 2023 तक खुला रहेगा। द माइटी मिलेट्स क्विज को हाल ही में शुरू किया गया था, जिसमें पूछे गए सवाल मोटे अनाज और इसके लाभों पर आधारित थे और इसे भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ये प्रतियोगिता 20 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगी। इसे 20 से 30 अगस्त 2022 के बीच 57,709 पेज व्यूज और 10,824 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। मोटे अनाज के महत्व पर एक ऑडियो गीत और एक वित्र चित्र फिल्म के लिए भी एक प्रतियोगिता जल्द ही शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए लोगो और स्लोगन प्रतियोगिता पहले ही आयोजित की जा चुकी है और विजेताओं की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। भारत सरकार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए लोगो और स्लोगन जारी करेगी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। ये दुनिया भर में मोटे अनाज के महत्व, दीर्घकालीन कृषि में इसकी भूमिका और एक उत्तम व शानदार खाद्य के रूप में इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। भारत 170 लाख टन से अधिक के उत्पादन के साथ मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और एशिया में उत्पादित मोटे अनाज का 80% से अधिक उत्पादन करता है। इन अनाजों के लिए सबसे पहले साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं और ये भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले पौधों में से एक थे। ये लगभग 131 देशों में उगाया जाता है और एशिया व अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान और केरल से पोषक तत्वों से भरपूर चावल के लाभों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया है। इन राज्यों से विशेष रूप से थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों और जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाली आबादी के कुपोषण से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के वापी में मेरिल अकादमी में पिछले दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन करने की ये पहल की गई। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, गुजरात सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्य उच्च अधिकारी, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और मीडियाकर्मी उपस्थित थे। गुजरात की न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की राज्य कार्यक्रम अधिकारी नेहा अरोड़ा ने सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली फोर्टिफाइड स्टेपल पर एक प्रस्तुति दी। सरकार के सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम और एक गो एनजीओ भागीदारी के पूर्व मानद निदेशक डॉक्टर यजदी इटालिया ने हेमोग्लोबिनोपैथी सिकल सेल एनीमिया थैलीसीमिया को समझने पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुतियों के बाद तकनीकी विशेषज्ञों और एफसीआई और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों द्वारा पैनल चर्चा भी की गई। कार्यशाला के समापन पर सरकार में पोषक तत्वों से भरपूर चावल के सकारात्मक प्रभाव और देश की योजनाओं तथा पोषण सुरक्षा रणनीति में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आम सहमति जताई गई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन जारी है। पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कल विश्व डेयरी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि समिट का यहां होना एक बड़ा अवसर है, क्योंकि ये समिट 48 साल बाद भारत में आयोजित हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, विश्व डेयरी सम्मेलन सफलतापूर्वक जारी है। 48 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुपालन के सेक्टर में दुग्ध उत्पादक देश है। ऐसे में यहाँ पर डेयरी और डेयरी से जुड़ी उद्योग और इससे जुड़ी कॉन्फ्रेंस होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और 48 साल के बाद भारत को इसकी मेजबानी का अवसर मिल रहा है। ऐसे में इसका न केवल महत्व बढ़ जाता है, बल्कि भारतीय किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस भी है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 से भी अधिक देशों के 150 से भी अधिक 1500 से भी अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना न केवल भारत के किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को मेजबान देश बनने के रूप में गौरवशाली इतिहास भी है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए न केवल भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय तकनीक है उसको अपने देश के किसान जानेंगे, बल्कि यहाँ जो सहकारिता का मॉडल है उसको दुनिया भर के देश अपनाने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो निश्चित तौर पर ये 12 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के जो कृषि और डेयरी और पशुपालन विभाग को आगे बढ़ावा देने की जो पहल थी उसी के तहत ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, क्योंकि बीते 8 साल का अगर हम इतिहास देखते हैं 2014 से ही, तो भारत में 44% डेयरी का दुग्ध उत्पादन न केवल बढ़ा है बल्कि किसान आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत भी बने हैं। इन सभी विषयों पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान और भी वर्तमान में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आइए इनसे जानते हैं, सर ये कॉन्फ्रेंस अगर पशुपालक और डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर के संबंध में बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आप ये इसमें जो कॉन्फ्रेंस में हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें दूध उत्पादन से लेकर दूध का प्रोसेसिंग तक, या दूध को किस ढंग से हम उसको ठीक ढंग से रख सकते हैं या आगे मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में सारी चर्चा हो रही है। और दूध उत्पादन में आपने जैसे कहा है कि हमारा देश विश्व में सर्वोपरि है, और जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में इस दिशा में लगातार कार्य किए गए हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई तकनीकियाँ विकसित की हैं और जो हमने उनको लगातार समय समय पर किसानों तक पहुँचाई है। यहाँ पर जो आपस में चर्चा हो रही है, जो विदेश में क्या काम हो रहा है, जो किस काम में हम उनसे पीछे हैं, कहाँ पर हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो हमें लेनी चाहिए, या वो लोग भी कहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे पास बड़ी सिंपल छोटी छोटी जो हमारे पास जो तकनीकियाँ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो उसको अपनाएंगे।
तो आपस में जब अगर जो साइंटिफिक कम्युनिटी हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए या प्रोसेसिंग वाले हो गए या इंडस्ट्रीज वाले हैं, जब आपस में बैठेंगे तो चर्चा होगी और चर्चा से एक दूसरे का जो भी है जानकारी मिलेगी और उसको हम आगे आने वाले दिनों में अपने रिसर्च में, अपने इंडस्ट्री में अपनाएंगे और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि अलग अलग देश के 50 देशों के लोग आए हैं और उसमें जो वैज्ञानिक हैं, उसमें वैज्ञानिक के अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज वाले हैं वो लोग भी हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिससे कि जो इसको अपनाते हैं वो भी इसमें हैं। हमारे किसान भाई भी इसमें जुड़े हुए हैं और मैं खुद मतलब देखता हूँ कि जैसे सुबह का जो सेशन था जिसमें मैंने चेयर किया था, उसमें हमने चर्चा की थी कि एनर्जी का मतलब कैसे सेव करें और एनर्जी के साथ साथ हमारा पानी का बचाव कैसे करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज में या डेयरी में या पशुपालन में पानी का बड़ा यूज होता है। कैसे हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध उत्पादन कर सकें, उसके बारे में चर्चा हुई और कोई जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इसमें उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसमें मैंने देखा कि यूएसए से और उसके दूसरे जगह से जो हमारे स्पीकर थे, बड़ा उन्होंने अपनी बात रखी और बड़ी अच्छा चर्चा हुई है, जिसका जो रिकमेंडेशन हम आगे भारत सरकार को जमा करेंगे। सर, अगर बात करें भारत का जो सहकारी मॉडल है, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि भारत के छोटे और लघु जो किसान हैं, पशुपालन 2-2, 3-3 परिवारों के समूह के रूप में कोऑपरेटिव डेयरी चलाते हैं और आज एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के रूप में अमूल जैसे ब्रांड दुनिया के 40 देशों में अपनी ख्याति फैलाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का सहकारिता मॉडल दुनिया भर में जाएगा और भारत की अलग से एक शाख बढ़ेगी, क्या कहें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप ये मानते हैं कि जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं आपस में मिलके, जैसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 या 2 या 3 पशु हैं और उनका दूध जो उनके जो घर में 5 लीटर से 10 लीटर तक दूध होता है उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाए। तो जैसे कहा है जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप ये देखें कि इनका जो भी तकनीकियाँ अपनाएं, इनका विकास होना चाहिए और इनको आप किस ढंग से मार्केट से जोड़ते हैं, किस ढंग से इनका आगे जो दूध इनको मिलता है उसको प्रोसेसिंग में लाते हैं और किस ढंग से उनकी आमदनी बढ़ती है, उसके बारे में जिक्र जो उन्होंने कहा और बहुत अच्छा है। और हम सब लोग उसी जो है डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भारत का दूध और ज़्यादा उत्पादन होगा जब ये छोटे छोटे किसान भी जुड़ेंगे, उनके दूध भी हमें मार्केट तक पहुंचाने में हम लोग जो सक्षम हो पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि देश जो है पीछे होगा और ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा। और हमेशा मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से 6% की दूध में ग्रोथ है, ये 6 से बढ़ के हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि अगले 2 साल में ये 8% होने वाली है। तो हमारे जितने छोटे किसान हैं उनका सबका जो फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और इससे दूध में देश आगे बढ़ेगा। अगर बात करें इस कॉन्फ्रेंस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। भारत के 8 करोड़ जो पशुपालक किसान हैं उनके लिए डेयरी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो कितना बदलाव भविष्य में अब देखते हैं नए भारत की संकल्पना में, ग्रामीण भारत में आर्थिक तरक्की और खुशहाली? देखिए, जब मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में निदेशक था तो मैं बार बार अपने छोटे किसानों को यही कहता था कि जो भी छोटी छोटी पैकेजेज प्रैक्टिसेस, जो भी तकनीकियां हम लोगों ने विकसित की है उसको अपनाएं, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब भी छोटी छोटी तकनीकियां या जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको आप अपनाएंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमेशा टीकाकरण पर ध्यान रखें। एक तो वैक्सीनेशन पर ध्यान रखें, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो है उस पर जो ध्यान रखें और नस्ल सुधार पर ध्यान रखें। मैं इस समय गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही संभाला है और वहाँ पर भी मैं जब अपने डेयरी फार्म में मैं घूमा और जब मैंने वहाँ से किसानों से या महिलाओं से मैंने चर्चा की तो मैंने उनको भी यही कहा कि अगर आपको डेयरी में उत्पादन बढ़ाना है तो जो भी तकनीकियाँ हमारे द्वारा विकसित की गई हैं उनको अपनाएं। लगातार हमारा एक और सोच होनी चाहिए कि उनको हम लोग अपनी ओर से प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें। लगातार इस दिशा में कार्य चल रहा है, NDRM में भी काम चल रहा है और इस समय जो पंतनगर में भी काम चल रहा है और जिससे वो छोटी छोटी जानकारी उनको मिलेंगे, छोटे छोटे वो रख रखाव का ध्यान रखेंगे, कैसे दूध का उत्पादन करना है, कैसे उसका रख रखाव करना है,
क्या क्या चीज़ें उससे बन सकती हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशन उसमें करना है, और ताकि उनसे क्या होगा कि उनको मार्केटिंग में, मार्केट के बाद अगर मार्केट में आता है वो उनका प्रोडक्ट, अच्छी आमदनी उनको मिलेगी, अच्छा पैसा उनको मिलेगा और उसकी वजह से उनका जो विकास होगा। निश्चित तौर पर यह कॉन्फ्रेंस न केवल पशुपालकों और किसानों के लिए आर्थिक तरक्की का माध्यम है, बल्कि भारत के सहकारिता मॉडल को दुनिया भर में फैलाकर जो ज़रूरतमंद देश हैं, छोटे देश हैं, वहाँ रहने वाले गरीबों को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन माध्यम भी है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए न केवल भारत अपनी दुनिया भर में एक साख बनाएगा, बल्कि जो किसान, पशुपालक और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर है उनको नया संदेश भी देगा। क्योंकि भारत का जो सहकारी मॉडल आप देखिए, हर दिन तकरीबन 2 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सहकारी मॉडल की बदौलत सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। आज गाँव की महिलाएं न केवल संपन्न हो रही है, बल्कि उनके हाथ में पैसा आने से वो घर परिवार चलाने के अलावा समाज में प्रतिष्ठित भी बनती जा रही हैं। आज जब इस डेयरी कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 6 स्मॉल छोटी छोटी जो कंपनियां थी एनडीडीबी, उन्होंने अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए और उन सभी कंपनियों के, उन सभी डेयरीज के अध्यक्ष महिलाएं थी। वो ऐसे गाँव के परिवेश से आई हुई महिलाएं थी जिनको कभी स्कूल उन्होंने देखी नहीं, जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए का न केवल हिसाब किताब लगा रही है, बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आकर अपना स्पीच देकर दुनिया भर के जो डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर है उनको सम्मोहित और प्रभावित करने का काम भी कर रही है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना न केवल भारत के लिए गौरव की बात है, बल्कि भारत की जो पुनर्तन संस्कृति में कृषि पद्धतियां, पशुपालन की वैदिक संस्कृति है, उसको फिर से नए तरीके से पूरी दुनिया को दिखाकर किस तरह सहकारी मॉडल के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इस तरह का संदेश देने का बड़ा जरिया भी है। जी ओपी, शुक्रिया। विश्व डेयरी सम्मेलन से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें देने का धन्यवाद। और आइए अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को बाजरे का भाव था 2097 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 110 रुपए लुढ़क कर 1987 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में 12 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1880 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 212 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1668 रुपए। उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 13 सितंबर को हाइब्रिड बाजरा का भाव 20 रुपए चढ़कर 1970 रुपए पर हुआ। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 12 सितंबर को चीनी का भाव था 3,800 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,800 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को चीनी का भाव रहा 3,450 रुपए। और अब बात मौसमी खेती की, देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हिमाचल में किसान सेबों की तुड़ाई कर ले। इस मौसम में यहाँ पालक की बुआई भी की जा सकती है।
साथ ही यहाँ के मक्का के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था कर ले। फॉल आर्मी वर्म आजकल मक्का में दिखाई देता है। इस कीट की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और अंडे या लार्वा को कुचल कर नष्ट कर दें। अगर संक्रमण 10% से अधिक है तो नीम के बीज की गिरी के अर्क का छिड़काव करें। धान की फसल में लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करके यूरिया का इस्तेमाल करें। धान की फसल में ही फफूंद को नियंत्रित करने के लिए खेतों की मेड़ों से खरपतवार हटाकर साफ रखें। धान में तना छेदक के हमले को रोकने के लिए कोराजन 18.5 SC का छिड़काव करें। तना छेदक के नियंत्रण के लिए धान के खेतों में 3 या 4 एकड़ की दर से फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अनार में सड़न को रोकने के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी की बुआई को अगर 20 या 25 दिन हो गए हों तो इनकी फसलों की अच्छी निराई गुड़ाई करें। उत्तराखंड में धान के खेतों में जड़ गांठ सूत्र कृमि की समय समय पर निगरानी करते रहें। इससे बचाव के लिए लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप या फिर पीला कार्ड लगाएं। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत करें और पानी का उचित स्तर बनाए रखें। बाजरे की फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें। उत्तराखंड में इस समय मटर की बुआई की जा सकती है। चौलाई की फसल में लीफ वाइबर यानी पत्ता जाला रोग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। पालक, मूली और राई की बुआई भी यहाँ की जा सकती है। सेबों की पकी फसल की यहाँ तुड़ाई कर लें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। मौसम खबर के बाद अब वक्त है खास खबर का। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा के नबन्ना मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं पर भारी पुलिस कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों में सरकारी कामकाज हिंदी में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसा हुआ है। सौजिया में एक मिनी बस खाई में गिर गई है। हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक हत्या और 10 को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने वाली 3 टीमों का गठन किया। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी नाव से 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की हैं, जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई जा रही है।
गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल बोपो समेत 8 कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।